एनसीईआरटी जोन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान के जो पार्ट्स है, जो 25 पार्ट्स है, ओरिजिनल में 22 थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन कब कब आया, कौन कौन जो नया पार्ट्स ऐड हुआ है वो कब कब आया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावे इसमें डिस्कस करेंगे और भी चीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान दीजिएगा। सारे आर्टिकल हम डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में, लेकिन जो आपके लुसेंट में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा एक और चैनल है जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे आर्टिकल को एटलीस्ट अच्छे जो लीगल चीज़ होते हैं ना उसको समझाने का। तो उसमें एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है प्रियम्बल, क्योंकि उसमें प्रियम्बल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आज ही आएगा, उस पर 1 to 4 आर्टिकल जिसमें डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा आपका संविधान, उसमें हम लुसेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए, मतलब एकदम आसान भाषा में संविधान को समझना। क्योंकि उसमें मैं ट्राई करूँगा कि उसमें मैं सारा आर्टिकल डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको जो ज़रूरत लगेगा कि आपको लगेगा भाई ये एग्जाम में आता है तो मैं ये करूँगा, ठीक है, तो आप बस उतना कर लेना। इसलिए मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन वीडियो आपको उस पे से देखना है, क्योंकि अब सेम चीज़ दोनों जो अपलोड नहीं करेंगे, मैं लिंक दे दूँगा सेम वीडियो के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस पर प्रियम्बल हो चुका है, पार्ट्स आज ख़त्म कर देंगे, उसके बाद प्रियम्बल, उसके बाद आपको आपका आगे होता चले जाएगा, क्योंकि उस पर पार्ट्स भी उसी पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावे जो होगा उसके अलावे जो सिटीजनशिप वाला उसी पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ, ट्रिक्स इन द सेंस क्योंकि 25 चीज़ों का निमोनिक्स बनाना भी आसान नहीं था, तो हम इसमें वो चीज़ ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रिक्स इन द सेंस कि वो चीज़, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो चीज़ बार बार आता है, और एक चीज़ जो बाद में आया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिक इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा हम चालाकी खेल सकते हैं कि किस चीज़ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ज़्यादातर उसी से आता है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बताइए मिसलेनियस किस में है, नहीं, जो चीज़ नए बार बार न्यूज़ में आता है, जैसे आर्टिकल अमेंडमेंट होते रहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल अमेंड होते रहते हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है। ट्रिब्यूनल वाले हमेशा इशू में रहते हैं, तो ट्रिब्यूनल वाला पूछा जा सकता है कि ट्रिब्यूनल किस पार्ट्स में दिया गया है। ट्रिब्यूनल का क्या ट्रिब्यूनल ओरिजिनल संविधान का पार्ट है? नहीं, ये सभी हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल पे हमेशा अभी भी एक कुछ इशू आ रहा था कि सरकार चाह रही थी, क्योंकि सरकार चाह रही थी ट्रिब्यूनल का जो क्वालिफिकेशन है या उसको कैसे अपॉइंटमेंट किया उसमें थोड़ा बदलाव चाह रही थी, लेकिन वो यार काफ़ी लोग, काफ़ी एक्सपर्ट उसके विरोध में चले गए, तो अभी रुका हुआ है उस पे इशू। क्लियर है? तो उस हम देखेंगे क्यों विरोध में चली गई, क्योंकि ट्रिब्यूनल में अधिकतर केस के एक तरफ सरकार ही होती है। मान लो एक तरफ सरकार ही होती है, सरकार के खिलाफ ही लड़ रहा होता है, लड़ाई चलती रहती है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल एक समझो एक कोर्ट ही है, मतलब कोर्ट से थोड़ा कम पावर है। एक पर्टिकुलर इशू के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, तो अगर सरकार खुद अपॉइंट करती है तो बंदा कैसे सरकार के खिलाफ कोई जजमेंट दे सकता है? ऐसी बात है इसके लिए। क्लियर? तो पार्ट सब डिस्कस करते हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कब आया। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है। आप एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्लास 11th और 12th का ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे वैसे भी हो तो आप फॉलो कर सकते हो। आप कोई और कोर्स भी देख रहे हो तो एक बार एटलीस्ट देख लेना ना। क्लियर है ना? पहले फॉलो कर लो, क्योंकि मैं और भी कोर्स में मैं अपलोड करूँगा, जैसे कुछ कोर्स में, जैसे कुछ और भी कोर्स, जैसे हो सकता है जीएस का कोर्स मैं ले सकता हूँ। तो इसलिए मुझे फॉलो कर चुके होंगे तो पता तो चलेगा ना कि क्या कोर्स आने वाला है। फॉलो नहीं किए होगे तो पता नहीं चलेगा ना, मतलब नॉर्मल बात है। क्लियर है ना? आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पार्ट 25 पार्ट है टोटल, तो हम सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट वन में 4 आर्टिकल है। उस 4 आर्टिकल में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है हम अभी पहले डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ पार्ट्स में क्या क्या है। क्लियर?
क्योंकि इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है, इवन फंडामेंटल राइट, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो मेन हमारा फोकस है पार्ट्स। क्लियर है ना, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक आएगा तो उसको और डिटेल में बताना पड़ेगा ना। तो पार्ट्स पहले पार्ट में है क्या, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में 1 to 4 आर्टिकल है। उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है, सिटीजनशिप के बारे में। क्लियर है ना। 5 to 11 आर्टिकल में सिर्फ ये बात किया हुआ है कि कौन, देखो सिटीजनशिप के लिए बहुत सारे कानून हैं। एक है जो संविधान में दिया हुआ, संविधान में यही बस दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को कौन यहाँ का सिटीजनशिप था। उसके अलावे जो जो चीज़ आप सुनते हो वो सिटीजनशिप एक्ट से लिया गया। सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया, उसमें बार बार अमेंडमेंट होती रहती है। जैसे अभी 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ जिसके कारण इशू चल रहा था, तो संविधान में अमेंडमेंट नहीं होता है, वो सिटीजनशिप एक एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होता है। समझ गए ना। थर्ड है पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया हुआ है कि लोगों के पास क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए। क्लियर है ना। और मौलिक अधिकार क्या करता है, सरकार के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी को लिमिट करता है, सरकार के पावर को लिमिट करता है काफ़ी हद तक। इसमें टोटल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। हर चीज़ में क्या क्या दिया हुआ है हम बताएंगे। और फंडामेंटल राइट टोटल 6 भागों में बांटा हुआ है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके अलावे फंडामेंटल राइट में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैं आपके लिए ये भी कर दूंगा, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा। लेकिन एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं भी पढ़ाऊँगा तो आप क्या कहीं पे मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पे कोई दायित्व ही नहीं है। मैं मतलब देखो मेरा पर्सनल दायित्व, लेकिन कोई आप लीगल कार्रवाई मेरे पे नहीं कर सकते कि मैंने बोला और मैं नहीं पढ़ाया, नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा ही फंडामेंटल राइट में रहता कि चलो तुम्हें राइट टू इक्वालिटी दे देते, फ्रीडम देते, कहीं भी घूम सकते, लेकिन अगर कोई रोका तो, सरकार रोका तो कहाँ जाएंगे हम? अगर ऐसा, इसीलिए जो आर्टिकल 32 को सबसे इम्पॉर्टेंट बोला जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके बिना फंडामेंटल राइट ही कुछ नहीं है, इसके बिना, क्योंकि फंडामेंटल राइट दे के भी क्या फ़ायदा अगर उसका फॉलो नहीं होता है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट हार्म करता है तो कोर्ट जा सकते हो, ये पावर आर्टिकल 32 में दिया गया है। क्लियर है ना। उसके बाद कोर्ट्स रिट्स फाइल कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और उसके अलावे पार्लियामेंट चाहेगी, ध्यान में, पार्लियामेंट चाहेगी तो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है कि वो रिट्स फाइल कर सके। क्लियर। उसके अलावा आर्टिकल 33, 4 ये सब देखेंगे हम। उसके बाद पार्ट 3 में देख लिया फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। पार्ट 4 में दिया हुआ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सिंपल मतलब है कि ये फंडामेंटल है स्टेट के लिए। स्टेट कोई पॉलिसी बनाने जा रहा है तो स्टेट अगर कोई पॉलिसी बनाने जा रहा है तो स्टेट क्या करेगा, कुछ चीज़ों को फोकस करेगा कि जैसे वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए थोड़ा इक्वालिटी के लिए, कि कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का, या कुछ ऐसा सरकार करे कि पंचायत पे लोगों को पावर मिले, मतलब थोड़ा लोकल लेवल पे पावर मिले, लोगों को फ्री लीगल एड मिले, ऐसे ऐसे काम जो वेलफेयर टाइप है, वेलफेयर मोटिवेटेड पावर है। क्लियर है ना। जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर हो, लोगों को सोशल वेलफेयर हो, ऐसे कानून अगर सरकार बनाए तो सरकार के सामने कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि सरकार इस चीज़ का वायलेशन नहीं कर सकता। सरकार कुछ लोगों के लिए कानून नहीं बना सकता। सरकार अगर लीगल एड की बात करता है तो लीगल एड सरकार सबको देना पड़ेगा, पुअर के लिए भी देना पड़ेगा। सरकार के बहुत कानून भी, तो सरकार जो भी कानून बनाती है ना तो DPSP को देख के फोकस करती है। और DPSP का अगर वायलेशन सरकार करती है तो ऐसा नहीं कि आप चलो जाओ कोर्ट में, नहीं, या हम ऐसा बोल सकते हैं सरकार कोई DPSP है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सरकार इसको अगर लागू नहीं कर रही है तो आप ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, हाई कोर्ट में चले जाओगे कि सरकार तो DPSP का वायलेशन करिए, वो लागू ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि DPSP सरकार पे बाध्य नहीं है। क्लियर है ना।
ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों बाध्य नहीं वो सब आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये सब डीपीएसपी का ही पार्ट है। टोटल है 36 से 51 तक। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी देखो, हम सिर्फ राइट की बातें नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये भी अधिकार चाहिए, भाई ये भी अधिकार चाहिए, मुझे ये भी अधिकार चाहिए, लेकिन कुछ हमारे ड्यूटी भी तो है ना। सरकार हम पे, अगर देश हम पे हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमें बहुत अधिकार देती है, तो देश भी कुछ हमसे एक्सपेक्ट करती है ना। तो यही है ड्यूटी में। तो ये ड्यूटी कब लाया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर है ना। इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय इमरजेंसी चल रहा था। क्लियर है ना। आपसे सिंपल ऐसा पूछा जा सकता है, आजकल काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक अमेंडमेंट आया उस समय जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो कि लैंड रिफॉर्म के लिए था, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? या ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो 10th शेड्यूल आया था, 10th शेड्यूल के समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? ऐसा क्वेश्चन आने लगे। मतलब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर है। फंडामेंटल ड्यूटी आया कब? 4A में। क्लियर, 4A में इसको डाल दिया गया। उसके बाद पार्ट 5 में यूनियन है। ध्यान देना, यूनियन इतना बड़ा दायरा है ना कि यूनियन को हम एक साथ लिख ही नहीं सकते। तो यूनियन जो एक पार्ट्स है, एक पार्ट्स का मतलब एक चैप्टर है, एक पार्ट है, पूरी किताब है, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर बांट दिया गया है। कि जैसे मान लो आप सीधे पार्ट्स में लिखते हैं, ध्यान देना, पार्ट्स में लिखते हैं कि पार्ट में जैसे यहाँ पे 52 से आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। 52 से लेके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, 1 सेकंड। हाँ देखो, 52 से 149 तक है। क्लियर है ना। ये सब आर्टिकल है, इतने सारे आर्टिकल हैं। तो अगर एक चीज़ बताऊँ कि पहले आर्टिकल में मैं सीधा लिखता, पहले आर्टिकल में मैं प्रेसिडेंट के बारे में बात करता, 52 में, 53 में मैं पार्लियामेंट के बारे में बात करना, 54 में मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, 55 में CAG के बारे में बात करने लगता। भाई कितना अजीब लगता ना, कितना मतलब हम ना याद कर पाते ना कुछ कर पाते। इसलिए उन्होंने चैप्टर बना दिया कि पहले चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखेंगे। क्लियर, जैसे एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में लिखेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आया है, उसके बाद प्रेसिडेंट को पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन कैसे देते हैं, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में है। क्लियर है। थर्ड चैप्टर में प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव का पावर के बारे में है। फोर्थ चैप्टर में यूनियन जुडिशियरी के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। उसके अलावे उसके बाद आता है CAG के बारे में है। क्लियर है ना। तो सब कितना अच्छे से बटा हुआ है। तो क्या क्या, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के बाद कौन है? पार्लियामेंट के बाद किसके बारे में है? पार्लियामेंट के बाद आते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशियरी, और उसके बाद आते हैं CAG के बारे में। सबके बारे में अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद जो सिक्स्थ में भी चैप्टर बटा हुआ है। यहाँ पे भले ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिक्स्थ में भी चैप्टर बटा हुआ है। जैसे एक चैप्टर है एग्जीक्यूटिव के बारे में, फिर लेजिस्लेचर के बारे में, फिर हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट एक चैप्टर में। क्लियर है ना। तो 6th पार्ट में है स्टेट्स के बारे में। उसके अलावा 7 पार्ट में है 10 स्टेट। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब हमारा नया देश बना तो देश का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक चीज़ बता दूँ, जो मेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ 1956 में, आज़ादी के बहुत बाद, ऑलमोस्ट 7 साल बाद, मतलब 9 साल बाद। लेकिन उससे पहले देश 4 पार्ट में डिवाइड था, ABCD। तो उसमें जो 7th वाला पार्ट था उसमें पार्ट B स्टेट था, लेकिन 1956 में इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसके बाद इस तरह से विभाजन हो गया। 1956 के बाद इस तरह से विभाजन हो गया कि दो ही टाइप के होंगे, एक स्टेट और दूसरा UT। ये सारे हट गए।
क्लियर है, तो ये सारे हट गए, तो इसको रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्लियर, 7 पार्ट देख लिया। 8 पार्ट में यूनियन टेरिटरी के बारे में आर्टिकल दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरी पार्ट 9 में पंचायत के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 9A में म्यूनसिपालिटीज के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया हुआ। मैं बताता हूँ कब आया पार्ट 9, कब आया बताइए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया। उसके अलावा पार्ट 9A 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1992 में आया, 1992-93 में आया। उसके अलावा पार्ट 9V एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ये आया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया। उसके बाद पार्ट 10 किसके बारे में है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में है। क्लियर, जो कि आपको पता है 5th और 6th शेड्यूल में यही दिया हुआ है। क्लियर है पार्ट। और एक और चीज़ देखो, पार्ट्स होता है, शेड्यूल होता है पर्टिकुलर एक चीज़ का सबको नाम लिखते हैं। जैसे हमने बता दिया कि पार्ट 1 में सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन शेड्यूल में क्या है? जैसे पार्ट 1 में लिखा हुआ है सारा आर्टिकल, लेकिन शेड्यूल में उसका नाम लिखा हुआ है। पार्ट 1 में लिखा हुआ नहीं कि स्टेट और यूटी के बारे में है, तो शेड्यूल 1 में वो सारा स्टेट, बिहार, यूपी और दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, सब के बारे में ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर, तो यानी कोई नया राज्य बनता है तो पार्ट्स में भी चेंज आते हैं। अब एक चीज मैं बताता हूँ, कोई नया स्टेट बनता है, कोई नया स्टेट बनाता है तो पार्ट्स के हिसाब, देखो पार्ट्स में आर्टिकल दिया हुआ, क्या पार्ट्स में चेंज होगा? नहीं भाई, पार्ट्स में कैसे चेंज होगा? पार्ट्स के हिसाब से, पार्ट्स में जो आर्टिकल दिया है उसके हिसाब से एक नया स्टेट हमने बनाया, एक नया स्टेट बनाया। लेकिन नया स्टेट ऐड कहाँ हो रहा है? शेड्यूल में जाके ऐड हो जा रहा है। क्लियर है ना? शेड्यूल में हमने देखा था JNK को हमने तोड़ के उसको दो सीधा से स्टेट वाले से उठाया और बगल वाले एक लाइन था उसमें यूटी वाले में हमने घुसा दिया उसको दो। क्लियर है ना? उसके बाद पार्ट 11 क्या है? यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन को बताता है, 245 से 263 के बीच। उसके अलावा पार्ट 12, ध्यान देना हम सब याद कर ले रहे हैं। पार्ट 12 में क्या है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में, कि कैसे, देखो कैसे फाइनेंशियल पावर डिवाइड होगा। इसी में ना फाइनेंस कमीशन, इसी के बीच में है ना 280 आर्टिकल नंबर। क्लियर है ना? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन स्टेट, फाइनेंस कमीशन जो कि 280 आर्टिकल है, बोरोइंग करेगा, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में पार्ट 12 में दिया है। क्लियर। पार्ट 13 में क्या दिया है? पार्ट 13 में दिया है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया कैसे करते, दूसरे देश की नहीं बात, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे होगा, उस सब के बारे में कानून वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद पार्ट 14 है जो कि सर्विसेज होती है इस यूनियन और स्टेट के अंदर, जैसे सेंट्रल सर्विसेज होती है, टेन्योर कितना होती है, कैसे डिसमिस किया जा सकता है, ऑल इंडिया सर्विस होती है, ये सब बातें। क्लियर। उसके अलावा पार्ट 14 भी आया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 42nd में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें दो चीज़ लाया गया, एक लाया गया ट्रिब्यूनल और एक लाया गया फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर। पता है आपको इस समय था इमरजेंसी का, तो इमरजेंसी में लोग बहुत चीज़ की मांग कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी सरकार का कहना था कि तुम मांग सिर्फ नहीं कर सकते अपने अधिकारों का, क्योंकि उस समय अधिकारों का बहुत, फंडामेंटल राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन सरकार कर रही थी, फंडामेंटल। और क्योंकि इमरजेंसी के समय में ये प्रावधान होता है कि फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर है ना? फिर उसमें कुछ बदलाव किए गए बाद में, जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में बदलाव किए गए काफ़ी चीज़, वो सब हम आपको फंडामेंटल राइट में बताएंगे। क्लियर है ना? मतलब उसमें जो सरकार के पावर को बहुत कम किया गया, इवन इमरजेंसी में भी सरकार के पास उतना पावर नहीं था कि वो एकाएक सारा फंडामेंटल राइट को हटा देते। क्लियर। तो इस समय क्या हुआ, एक तो सरकार क्या चाहती थी, जजेज के पास यानी कोर्ट से पावर खींचने का, ट्रिब्यूनल बनाने का एक मेन मोटिव ये भी था। देखो क्या होता था, मान लो
कुछ केस सॉल्व करना है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस सॉल्व करना है, वो बना दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में चला गया। भाई बहुत दिन से केस चल रहा है, काम रुका हुआ है, लेकिन वही हमने एक ट्रिब्यूनल बना दिया। ट्रिब्यूनल के पास जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके पास एक्सपर्टीज है कि वो इन्वायरमेंट के मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर देगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देगा। क्लियर है ना। और इसमें क्या होता है, पहले इशू कुछ होता था अपॉइंटमेंट को लेके, सरकार अपने बंदे को उसके हेड में घोषित कर देते थे, अपॉइंट कर देते थे। तो क्या होता था, अगर वो सरकार जैसे क्योंकि ज़्यादातर इन्वायरमेंट केस इवन सरकार के खिलाफ ही होता था। सरकार कोई नेशनल पार्क में माइनिंग की बोल दी कि चलो माइनिंग करो, तो भाई लोग तो जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तो जाएंगे ना कि सरकार ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। तो इसमें सरकार के खिलाफ जा रही ना, तो ट्रिब्यूनल में अगर सरकार के बंदे हैं तो ट्रिब्यूनल तो आराम से उसको बोल देगा हाँ हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। तो ट्रिब्यूनल बनाने का एक मोटिव ये भी था, लेकिन अगर अभी उसमें अच्छा काम हो रहा है, ट्रिब्यूनल में एक्सपर्टीज अच्छा काम कर रही है। क्लियर। उसके बाद 15th जो पार्ट है उसमें इलेक्शन के बारे में है कि इलेक्शन 324 जो है, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद और चीज़ बताया गया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर। ये सब एक्चुअली हम डिस्कस कब करेंगे, जैसे मैं इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर था तो मैं ये वाले पेज को भी उसमें भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी इसको कराने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको एक भी चीज़ मतलब मुझे खुद याद नहीं